हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो हम लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे दोस्तों, लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो ये आज हमारा लास्ट पार्ट है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग 4 पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, ये आज हमारा लास्ट पार्ट है दोस्तों, पार्ट नंबर 5, जिसमें जो बाकी के कॉन्सेप्ट हैं जैसे हाई कोर्ट के बारे में और लोकल जो बॉडीज है, पंचायत और म्यूनसिपालिटी, उनके बारे में पढ़ेंगे। और भी कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स अगर छूटे होंगे तो वो करके आज कंप्लीट कर देंगे। तो 5 लेक्चर में आपका पूरा जो है लक्ष्मीकांत दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आप देख रहे हैं जीरो IAS मेरे साथ। मेरा नाम दोस्तों राहुल बनवाल है। मैं EPFO में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ दोस्तों। साथ ही साथ मैंने UPSC का मेंस 2020 में और UPPCS का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसका PDF दोस्तों आज आपको शाम तक, मतलब आज कितना तारीख हो रहा है दोस्तों, आज हो रहा है आपका 8 मई। तो 9 मई के आपको शाम तक 7-8 बजे तक आपको PDF मिल जाएगा दोस्तों। तो उसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, पढ़िए अच्छे से मन लगा के। ठीक है, तो मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, जुडिशरी में आपको पता है कि भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ना, मतलब एकीकृत जुडिशरी है। तो सबसे ऊपर हाई कोर्ट है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है। ठीक है, और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट है दोस्तों। तो इन दोनों को हाईएस्ट जुडिशरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च जुडिशरी। ठीक है, और उसके नीचे वाले को क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट जुडिशरी, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी मैंने दोस्तों 30-35 मिनट में पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो उसको आप देखिए। आज हम लोग दोस्तों हाई कोर्ट पढ़ेंगे, फिर उसके नीचे जो कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जिसको क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट जो है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि PDF मैं आपको दे दूंगा इसका, तो आपको बस सुनना है इसको अच्छे से। तो देखिए, हाई कोर्ट जो के बारे में अनुच्छेद नंबर 214 से लेके 231 तक उल्लेख है दोस्तों। आर्टिकल 214 से 231 तक पार्ट 6 में। ठीक है, पार्ट 6 में इसका उल्लेख है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब एक्ट आया था दोस्तों, कौन सा एक्ट? इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, 1861 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था दोस्तों, उसके बाद बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, यहाँ पे तीनों जगह दोस्तों हाई कोर्ट बना था। ठीक है, उसके बाद जब 7th संविधान संशोधन हुआ दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में हुआ, उसके बाद ये बोल दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, जिस तरह आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे राज्य हैं दोस्तों, उसका अपना हाई कोर्ट नहीं है। जैसे देखिए, बॉम्बे एंड गोवा हाई कोर्ट है ना। किसके लिए है? ये आपका महाराष्ट्र के लिए है और गोवा के लिए है। ठीक है, तो ये प्रोविज़न कब लाया गया? ये प्रोविज़न 7वें संविधान संशोधन में लाया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सेम हाई कोर्ट दोस्तों हो सकता है। ठीक है, और जो हाई कोर्ट का जो कार्यक्षेत्र होता है दोस्तों, वो राज्य के कार्यक्षेत्र के अंदर होता है। मतलब अगर पटना हाई कोर्ट का बात करें तो बिहार में ही उसका कार्यक्षेत्र होगा, उसके बाहर दोस्तों नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रेजेंट में अगर हम 2019 का डाटा का बात करें तो भारत में दोस्तों 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, ठीक है, जिसमें 22 जो हाई कोर्ट है वो एक राज्य में है, मतलब उसका दायरा एक ही राज्य में है। और जो 3 हाई कोर्ट है दोस्तों, उसका दायरा एक से अधिक राज्य में है। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया, बॉम्बे हाई कोर्ट, इसका दायरा महाराष्ट्र में भी है, गोवा, ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है, इसमें है। उसी तरह से गुवाहाटी हाई कोर्ट दोस्तों, गुवाहाटी हाई कोर्ट, इसका दायरा है दोस्तों असम में के लिए, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है, तो नागा और मिजो के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट है। उसी तरह पंजाब एंड हरियाणा के लिए आपका पंजाब हाई कोर्ट है। ठीक है, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए यही 3 हाई कोर्ट हैं जिसका दायरा एक से अधिक राज्यों में है। ठीक है, बाकी टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? 25। उसमें से 22 हाई कोर्ट हैं वो एक राज्य के लिए, और 3 हाई कोर्ट जो है दोस्तों, जो मैंने बता दिया, बॉम्बे, गुवाहाटी और पंजाब और हरियाणा, इनका हाई कोर्ट का दायरा एक से अधिक राज्यों में है दोस्तों। ठीक है, और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का ही अपना हाई कोर्ट है दोस्तों। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का भी अपना हाई कोर्ट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना हाई कोर्ट है और वो किसी और के साथ शेयर नहीं करता है। वहीं जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट है दोस्तों, वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए तो है ही, जो एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, साथ ही साथ लद्दाख के लिए भी है। मतलब ये 2 यूनियन टेरिटरी के लिए सेम हाई कोर्ट है, जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों हाई कोर्ट।
ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो हाई कोर्ट के दायरा को बढ़ा सकता है और केंद्र शासित प्रदेश को भी दोस्तों कवर कर सकता है। ठीक है। तो जो हाई कोर्ट का इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है, वही सुप्रीम कोर्ट का भी स्वतंत्रता है दोस्तों, दोनों का लगभग सेम है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे वो डिसाइड करता है कौन? पार्लियामेंट। ठीक है। और हाई कोर्ट में जज कितने होंगे वो कौन डिसाइड करता है दोस्तों? पार्लियामेंट करता है? नहीं। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जज का जो अपॉइंटमेंट होता है, हाई कोर्ट में जो जज होते हैं दोस्तों, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कैसे उनका, ठीक है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कैसे वो चुनाए जाते हैं, है ना। तो देखिए जो चीफ जस्टिस है दोस्तों हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, ठीक है, उसका कैसे होता है? तो उसको चुनता है दोस्तों प्रेसिडेंट। ठीक है। और अपने मन से चुनता है क्या? नहीं। उसके लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, और जो गवर्नर है जिस राज्य का उसको चुनना है, उससे वो कंसल्ट करता है। तो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसको चुनता है प्रेसिडेंट, और अपने मन से नहीं चुनता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस राज्य के गवर्नर के सलाह से दोस्तों कंसल्ट करके चुनता है। ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, योग्यता क्या होगा हाई कोर्ट के जज का? ठीक है। तो वही है, भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद वो 10 साल, ठीक है, एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में। कोई भी एडवोकेट अगर 10 साल का है हाई कोर्ट में, या कोई भी जुडिशियल ऑफिस होल्ड कर रहा है 10 साल के लिए, ठीक है, तब वो आदमी और भारत का नागरिक है, तब वो जाके भारत का जो हाई कोर्ट है, राज्य का हाई कोर्ट, उसका जज बन सकता है दोस्तों। ठीक है। कोई मिनिमम एज नहीं है कि उसका मिनिमम न्यूनतम जो एज आयु कितना रहना चाहिए, ये नहीं लिखा है। बस ये लिखा है कि मैक्सिमम वो 62 साल तक जो है हाई कोर्ट बन सकता है। उसके बाद 62 साल मतलब रिटायरमेंट एज है हाई कोर्ट के जज का। सुप्रीम कोर्ट में मैंने कितना बताया था पहले, आप लेक्चर देखिए, 65 साल है। ठीक है। अगर वो रिटायर हो जाता है दोस्तों, तो इसका मतलब देखिए 62 साल में हाई कोर्ट से रिटायर हो जाएगा, फिर भी वो 3 साल सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है ना, बन सकता है उसका जज। ठीक है। इसको शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? शपथ दिलाता है कौन? गवर्नर। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है। इसका जो सैलरी होता है, तनख्वाह होता है, वो कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। ठीक है। और सैलरी कहाँ से लिया जाता है? तो राज्य का जो संचित निधि होता है, कंसोलिडेटेड फंड होता है दोस्तों राज्य का, जिस भी राज्य का, जैसे पटना हाई कोर्ट के जज का सैलरी कहाँ से लिया जाएगा? तो बिहार का जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड है, वहाँ से। और लेकिन इसका जो पेंशन होता है दोस्तों, पेंशन कोई भी जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, दोनों का पेंशन कहाँ से लिया जाएगा? तो भारत का संचित निधि से, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ना कि राज्य से। ये आपको ध्यान देना है। सैलरी कहाँ से लिया जाएगा? जिस राज्य का है उसके कंसोलिडेटेड फंड संचित निधि से। लेकिन पेंशन, उनका जो पेंशन होता है वो कहाँ से लिया जाएगा? भारत का संचित निधि से। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। अच्छा, अब इसको हटाते कैसे, रिमूवल कैसे करते हैं? तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज का हटाने का प्रक्रिया है दोस्तों, उसी टाइप का इसका भी प्रक्रिया सेम है। ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। अब हम देखेंगे दोस्तों ट्रांसफ़र कैसे होता है जज का। मतलब एक हाई कोर्ट का जज है, मान लो पटना हाई कोर्ट का जज है, उसको रांची के हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कैसे होगा? ठीक है। तो ट्रांसफ़र कौन करता है दोस्तों? जो इसको अपॉइंट करता है। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो ट्रांसफ़र भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। खुद से करता है क्या? नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, भारत के मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं, उनके सलाह से, उनके कंसल्ट करके दोस्तों करता है। ठीक है। साथ ही साथ तो क्या ये जो प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करके करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या खुद से बोलता है? नहीं। इसके लिए कोलेजियम होता है दोस्तों। ठीक है। 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट का, उसका कोलेजियम होता है, उसका ग्रुप होता है। कोलेजियम मतलब ग्रुप। उसके ग्रुप होते हैं 4 सीनियर मोस्ट, जो सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका ग्रुप होता है। प्लस जिस राज्य में ट्रांसफ़र हो रहा है वो वहाँ के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और जिस राज्य से हो रहा है वहाँ के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है। इनसे सलाह मशवरा करके ये जो कोलेजियम होगा ये हाई कोर्ट को बोलेगा, और हाई कोर्ट ये किसको बोलेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलेंगे प्रेसिडेंट को। ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है ट्रांसफ़र करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह मशवरा करके, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसके लिए कोलेजियम बनता है, जिसमें 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। ये तो कोलेजियम हो गया। इसके अलावा जिस राज्य में ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और जिस राज्य से हो रहा है वहाँ के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, इससे पूछता है दोस्तों। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है।
और ट्रांसफ़र के केस में जुडिशियल रिव्यू दोस्तों हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक और पुनरावलोकन। मतलब अगर कोई जज को लग रहा है कि मेरा ट्रांसफ़र जो है गलत तरीक़ा से हुआ है, तो वो जो है कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन वही अपील कर सकता है, ठीक है, जिसको ट्रांसफ़र किया गया, और कोई नहीं कर सकता है। इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, लेकिन वही कर पाएगा, न्यायिक समीक्षा वही हो सकता है, लेकिन वही अपील कर पाएगा कोर्ट में जिसका ट्रांसफ़र हुआ है दोस्तों, बाकी नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या है। ठीक है, जुरिस्डिक्शन मतलब कार्यक्षेत्र। ठीक है, तो हाई कोर्ट का जो कार्यक्षेत्र क्या क्या है उसके बारे में है। तो पहला सुन लीजिए अच्छे से। पहला जो है दोस्तों, जिस तरह हम लोग सुप्रीम कोर्ट में देखे थे, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब बिना अपील के ये सुन सकता है, उसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। मतलब आपको अपील करने की ज़रूरत नहीं है, हाई कोर्ट ऑटोमेटिकली दोस्तों सुन सकता है। तो देखिए, कोई भी अगर कोर्ट का निंदा हो रहा है दोस्तों, हाई कोर्ट के कोर्ट का निंदा हो रहा है, या शादी वादी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उससे मामला जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत हाई कोर्ट सुन सकता है। इसके अलावा जो एमएलए होता है दोस्तों, एमपी होता है, उसके चुनाव में कोई डिस्प्यूट्स है, उसको ये सुन सकता है इसके तहत। उसके बाद कोई भी फंडामेंटल राइट्स है, उसको इन्फोर्स करने का अधिकार ये है, ये सुन सकता है उसके मामले में। कोई रेवेन्यू का दिक्कत है, राजस्व का लड़ाई झगड़ा है, तो ये सुन सकता है दोस्तों। ठीक है, अगर कोई केस दोस्तों लोअर जुडिशरी निचली अदालत से इसमें जाता है, तो ये सुन सकता है दोस्तों, संविधान को इंटरप्रेट करके वो चीज़ सुन सकता है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब तो दूसरा जुरिस्डिक्शन है दोस्तों, रिट जुरिस्डिक्शन। तो मैंने पहले पढ़ाया था आपको, 5 तरह का रिट होता है। हैबियस कॉर्पस, मेमोरेंडम, हैबियस कॉर्पस होता है दोस्तों। ठीक है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वा वारंटो, सर्टियोररी एंड प्रोहिबिशन, ये 5 चीज़ होता है दोस्तों। मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है, तो पहले का लेक्चर देखिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हाई रिट इसी को बोलते हैं रिट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, यहाँ पे रिपीट करने से अच्छा नहीं होगा, लेक्चर लंबा होगा। पहले ऑलरेडी मैं बहुत अच्छे से ये 5 चीज़ क्या होता है बताया हूँ। ठीक है, तो पहले का लेक्चर देखिए। तो रिट जुरिस्डिक्शन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को तो पावर है ही, हाई कोर्ट को भी दोस्तों पावर है। तो हाई कोर्ट को रिट जुरिस्डिक्शन सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए नहीं है, मौलिक अधिकार के लिए, इसके अलावा और भी सभी चीज़ों के लिए वो रिट को इशू कर सकता है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दोस्तों, ठीक है, कि जो रिट जुरिस्डिक्शन का पावर है, ठीक है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का है या हाई कोर्ट का है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है दोस्तों। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब मतलब आधारभूत संरचना, जो संविधान का आधारभूत संरचना है उसका पार्ट है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो जुडिशियल जो रिट जुरिस्डिक्शन है दोस्तों, चाहे सुप्रीम कोर्ट का है, कोर्ट का है, वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना क्या है उसका पार्ट है। अब आधारभूत संरचना क्या है ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ, तो ज़रूर उसको देखिए दोस्तों। ठीक है, तो किस केस में कहा है कि आधारभूत संरचना जो है रिट जुरिस्डिक्शन है, तो वो बोला है तुम्हारा चंद्र कुमार केस दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट ने चंद्र कुमार केस में ये बोला है कि जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, किसमें? चंद्र कुमार केस में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिट जुरिस्डिक्शन। अब तीसरा जो कार्य क्षेत्र है दोस्तों हाई कोर्ट का, उसको बोलते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन, मतलब अपील वाला पावर है। ठीक है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन। तो देखिए, हाई कोर्ट में आप कोई भी मैटर का अपील कर सकते हैं। अगर निचली अदालत का अगर फैसला के विरुद्ध में आपको अपील करना है, तो हाई कोर्ट में चाहे वो सिविल का मैटर हो, ठीक है, न्यायिक चीज़ हो या क्रिमिनल मैटर हो, दोनों में इसको अपील करने का अधिकार है दोस्तों। ठीक है, और अगर कोई भी क्राइम में, कोई भी जुर्म में अगर आपको 7 साल या उससे अधिक किसी को सज़ा मिला है, तो ऑटोमेटिकली वो उसको अपील जो है हाई कोर्ट में किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा अगर जिला अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई मृत्युदंड का सज़ा दिया है, ठीक है, डेथ इम्प्रिजनमेंट, मृत्युदंड का सज़ा दिया है डेथ का, मान लो कोई हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है दोस्तों, जिला अदालत, उसने मृत्युदंड किसी को दे दिया, तो ये वाला फैसला ऑटोमेटिकली हाई कोर्ट में अपील किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन सारे मामलों में हाई कोर्ट में अपील करने का पावर है। सिविल और क्रिमिनल में तो है ही, साथ ही साथ कोई भी क्राइम अगर 7 साल से ऊपर का सज़ा मिला है तो ऑटोमेटिकली अपील होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर मृत्युदंड दिया है तो भी आप अपील कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और क्या क्या हाई कोर्ट का कार्य क्षेत्र है, तो नेक्स्ट है दोस्तों सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, मतलब सुपरविजन का काम करता है। सुपरविजन मतलब
देखना वेखना, ऊपर निगरानी करना दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हाई कोर्ट जो है उस राज्य में जितने भी निचली अदालत हैं दोस्तों, उस पर हाई कोर्ट जो है सुपरविज़न का काम करता है, चाहे वो जिला अदालत हो या कोई भी कोर्ट हो, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। लेकिन अगर मिलिट्री कोर्ट है, ठीक है, तो मिलिट्री कोर्ट में ये निगरानी हाई कोर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट भी है, वो भी मिलिट्री कोर्ट में, जो मिलिट्री न्यायालय होती है दोस्तों, उसमें भी सुपरविज़न, उसमें भी जो है निगरानी नहीं कर सकता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए आपको पता है कि बहुत सारा ट्राइब्यूनल होता है ना, जैसे इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है, ठीक है, या फिर NCLT है, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल, या डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल है। तो जितना भी ट्राइब्यूनल है दोस्तों, जिसको प्राधिकरण बोलते हैं, ठीक है। प्राधिकरण क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो प्राधिकरण दोस्तों जितने भी होते हैं, वो अगर कोई फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट बोला है कि कोई भी प्राधिकरण का फैसला आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप हाई कोर्ट आइए, और हाई कोर्ट अगर कुछ फैसला देता है तो उसके विरुद्ध में आप सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी प्राधिकरण का फैसला जो है दोस्तों, उसको आप डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डायरेक्ट उसके आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। प्राधिकरण के फैसले को डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं, आपको पहले हाई कोर्ट में दोस्तों अपील करना पड़ेगा, तब जाकर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और हाई कोर्ट का क्या क्या पावर है, तो हाई कोर्ट जो होता है, जो निचली अदालत होता है दोस्तों, उस पर कंट्रोल करता है कि उसका ट्रांसफ़र कैसे होगा, निचली अदालत में डिस्ट्रिक्ट जज में लोग का ट्रांसफ़र कैसे होगा, प्रमोशन क्या होगा, ये भी कंट्रोल करता है दोस्तों, ठीक है। हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का काम करता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब इसका जो भी फैसला होता है वो निचली अदालतों पर दोस्तों मान्य होता है। साथ ही साथ इसके पास क्षमता है, इसके पास पावर है दोस्तों कि अब अगर कोर्ट का कोई निंदा करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट का कोई निंदा करता है हाई कोर्ट का, तो फलाना आदमी को ये बुला के उसको सज़ा भी दे सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा। कंटेम्प्ट ऑफ पावर है सुप्रीम कोर्ट को कि निंदा जो होता है ना, तो निंदा अगर कोई करता है, ठीक है, तो वो हाई कोर्ट जो है उसके विरुद्ध में सुनवाई कर सकता है दोस्तों, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो जुडिशरी होता है दोस्तों, जुडिशरी का लैंग्वेज क्या होगा, मतलब न्याय कोर्ट में भाषा के संबंध में संविधान में क्या बोला गया है, ठीक है। तो देखिए संविधान के आर्टिकल नंबर 348 में ये बोला गया है, ठीक है, 348 नंबर 1, कि जो भी हाई कोर्ट होगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है, उसमें जो भी कार्यवाही होगा दोस्तों वो इंग्लिश में होगा, ऐसा 348 में बोला गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें यह भी बोला गया है कि पार्लियामेंट अगर चाहे, ठीक है, तो कानून बना के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भाषा को चेंज कर सकता है। अभी तो फिलहाल इंग्लिश में होता है, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भाषा को इंग्लिश के अलावा, ठीक है, कोई और भी भाषा में वो कर सकता है, ठीक। अच्छा, यहाँ तक कि ये भी बोला गया है कि गवर्नर को भी अधिकार है, ठीक है, कि कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट में, जैसे कि जिस राज्य का गवर्नर है उसको अधिकार है ये, ठीक है, कि वो प्रेसिडेंट के सलाह से, ठीक है, बोल सकता है कि उस राज्य में जो भी हाई कोर्ट है उसका कार्यवाही किस भाषा में होगा, ठीक है। ये उसको अधिकार है दोस्तों कि हिंदी लैंग्वेज या कोई और भी लैंग्वेज में कार्यवाही करवाने का अधिकार उसके पास है, किसके पास, गवर्नर के पास, कि हाई कोर्ट में हिंदी इंग्लिश के अलावा और कोई भी भाषा जिसको वो चाहता है राष्ट्रपति से पूर्व सहमति लेके कर सकता है। लेकिन जो भी हाई कोर्ट का फैसला होगा वो फैसला क्या आएगा, इंग्लिश में आएगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो कार्यवाही कौन सी भाषा में होगा वो गवर्नर को अधिकार है कि राष्ट्रपति से पूछ के वो जो है कर सकता है कोई और भाषा में, हिंदी या कोई और। लेकिन जो फैसला आएगा दोस्तों, वो फैसला जो भी आएगा वो हमेशा इंग्लिश में होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक। इसी पावर को करते हुए, है ना, यूपी का जो गवर्नर है बिहार में, यूपी, बिहार, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, इसने बोला है कि जो भी कार्यवाही होगा वहाँ के हाई कोर्ट का वो हिंदी भाषा में होगा, ठीक है। तमिलनाडु भी कोशिश कर रहा है कि तमिल भाषा में, तमिलनाडु जो मद्रास हाई कोर्ट है उसका कार्यवाही करने का दोस्तों, ठीक है। तो संविधान सिर्फ बोलता है कि इंग्लिश जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का पावर है, वो भाषा होगा, ठीक है। और अगर किसी और भाषा को करना है तो पार्लियामेंट जो है चेंज कर सकता है, लेकिन फैसला जो होगा वो हमेशा इंग्लिश में होगा, ठीक है, ये बोला गया है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में, निचली अदालत के बारे में। सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसको बोलते हैं निचली अदालत,
ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर इसके नीचे जो भी कोर्ट रहता है उसको हम लोग निचली अदालत बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट। नीचे जो भी कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, क्या बोलते हैं? निचली अदालत बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। तो निचली अदालत उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जिला न्यायालय होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो उसमें जो जज होते हैं दोस्तों उसको अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है, ठीक है, राज्यपाल, ठीक है। और वहाँ का जो हाई कोर्ट होता है उसके सलाह से करता है दोस्तों। ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसका क्वालिफिकेशन क्या क्या है? तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, प्लस 7 साल वो जो है वकालत किया होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम है उसके नाम का सिफारिश किया होना चाहिए, उसी को जो है गवर्नर अपॉइंट करेगा। 7 साल उसका वकालत होना चाहिए, ठीक है, और भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसका नाम का हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम है उसको सिफारिश करेगा। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा तो जो जज है, ठीक है, तो जज का अपॉइंटमेंट कौन किया? गवर्नर किया, ठीक है। और बाकी जो जज हैं दोस्तों उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर ही करता है। बाकी जज, डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़ के बाकी जितने जज उसका गवर्नर करेगा। लेकिन किसका सलाह लेगा? तो यहाँ पे देखिए, गवर्नर सलाह लिया किसका? हाई कोर्ट का लिया। इसके अलावा जब गवर्नर कब लिया? जब डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करना है तब। और डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा और भी जितने जज हैं उसको अपॉइंट भी करता है गवर्नर, ठीक है, लेकिन उसके लिए सलाह लेता है हाई कोर्ट का तो लेगा ही, साथ ही साथ उस राज्य का जो लोक सेवा आयोग होगा उसका भी सलाह लेगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है दोस्तों, सबऑर्डिनेट कोर्ट, वहाँ पे कौन सा भाषा होगा? तो ये जो है राज्य सरकार पे छोड़ दिया गया। राज्य सरकार जो भाषा चाहेगा वो, लेकिन जो फैसला होगा दोस्तों वो आपका इंग्लिश में होगा। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अल्टरनेट मतलब वैकल्पिक, है ना। डिस्प्यूट मतलब विवाद, रिजोल्यूशन मतलब निवारण। तो एक तो होता है कि आप डिस्प्यूट का, विवाद का निवारण सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कीजिए, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और जिला कोर्ट के अलावा और भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, तरीका होता है जिसमें हम लोग विवाद का निवारण कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसी के चीज़ में अलग अलग मेथड होता है। पहला मेथड को बोलते हैं दोस्तों आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? मान लो एक पार्टी इसके और इसके बीच में लड़ाई है, ठीक है। तो ये दोनों जो है एक आदमी के पास गया, ठीक है, और ये आदमी इंडिपेंडेंट होगा, ना तो इसको जानेगा ना तो इसको जानेगा। दोनों आदमी इसके पास अपना बात रखेगा और ये जो है तथ्य को देखते हुए दोस्तों फैसला लेगा। उसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेशन, ठीक है, समझ में आ गया। फिर एक होता है दोस्तों कंसिलिएशन। कंसिलिएशन का मतलब होता है सुलह करना, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, दोनों पार्टी जो होता है आपस में सुलह करने का दोस्तों कोशिश करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। एक होता है दोस्तों मीडिएशन। मीडिएशन को बोलते हैं मध्यस्थता। मध्यस्थता नाम ही से पता चल रहा है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हुआ होगा तो यह आदमी क्या करेगा? इनके बीच में मध्यस्थता का काम करेगा दोस्तों, मीडिएटर का काम करेगा। थोड़ा ये झुकेगा, थोड़ा ये झुकेगा और बीच में एक फैसला लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको बोलते हैं मीडिएशन। तो आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में क्या अंतर है? आर्बिट्रेशन का जो फैसला होता है दोस्तों वो मान्य होता है, बाध्यकारी होता है, बाइंडिंग होता है। लेकिन मीडिएशन का फैसला जो होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है दोस्तों। ये इन पे छोड़ दिया जाता है कि आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए, ठीक है दोस्तों। उसी में एक और चीज़ है लोक अदालत, ठीक है, जनता अदालत जिसको बोलते हैं, लोक अदालत वही है। तो देखिए, जब लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में आया दोस्तों तो लोक अदालत को कानूनी दर्जा मिल गया, ठीक है। आर्टिकल नंबर 39 से, अनुच्छेद नंबर 39 से में प्रावधान है दोस्तों फ्री लीगल एड का। क्या प्रावधान है? फ्री लीगल एड, कि मुफ्त में सबको कानूनी जो है सहायता मिलेगा, ठीक है, ये इसका प्रावधान है। इसमें क्या होता है, जो आदमी का लड़ाई होता है दोनों जाता है दोस्तों, ठीक है, और मीडिएशन होके मतलब मध्यस्थता होके फैसला लिया जाता है, ठीक है। इसमें वो क्रिमिनल केस भी सुन सकता है और दोस्तों
सिविल केस दोनों सुन सकता है। ठीक है, इसका जो भी फैसला होता है वो बाइंडिंग होता है, मतलब आपको मानना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि हमको नहीं मानेंगे। ठीक है, और इसका जो पावर होता है दोस्तों वो सिविल कोर्ट का होता है। ठीक है, और इसमें उतना जो है प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता, इसलिए इसका जो फैसला होता है वो तुरंत आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और जो है इसका फैसला को दोस्तों कहीं हम लोग चुनौती भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ था आपका लोक अदालत के बारे में। अब इसी में दोस्तों जब लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया था तो इसमें 3 चीज़ बनाए थे। एक बनाए थे नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये बनाया है भारत सरकार के अंदर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। एक बनाया है सालसा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये राज्य में होता है। और एक होता है लोक अदालत, ये जो होता है वो गांव में होता है दोस्तों। ठीक है, गांव में होता है, जिला में होता है। ठीक, तो जो नालसा है दोस्तों, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा, इसका जो हेड होता है दोस्तों वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, और इसका जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता है वो सीनियर मोस्ट जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो होगा। तो मतलब इसका जो पैटर्न इन चीफ हुआ, मतलब जो इसको संरक्षण दे रहा है, पैटर्न इन चीफ, वो कौन हो गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसका जो चेयरमैन हुआ दोस्तों, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो इसका हुआ वो कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज, सबसे सीनियर जज। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका वही सब काम है दोस्तों कि जो भी इसके पास आता है मैटर, ठीक है, गरीब वरीब का, उनका मैटर को दोस्तों ये सुनता है। पैसा वैसा नहीं लिया जाता है। तो चाहे वो लोक अदालत हो या नालसा हो, इसमें जो है आपको कोई भी एक भी जो दोस्तों नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तीसरा चीज़ जो हमारा है उसका नाम है ग्राम न्यायालय। तो नाम में ही पता चल रहा है ग्राम में होगा न्यायालय, जिसको विलेज कोर्ट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका भी पावर जो है सिविल कोर्ट का पावर है और क्रिमिनल कोर्ट का पावर है। ठीक है, और ये मोबाइल कोर्ट होता है दोस्तों, मतलब कभी यहाँ पे इसका मीटिंग होगा, फिर गांव के कभी दूसरे हिस्से में होगा, मतलब मूव करते रहता है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि कोई बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग मूव कर रहा है। 2-3 जज होते हैं और फिर उसके बाद जो है वो जहाँ पे डिस्प्यूट होता है वहाँ पे जाके मैटर को सुलझाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ग्राम न्यायालय का जो हेड होता है उसको न्याय अधिकारी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसको अपॉइंट कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है, हाई कोर्ट से सलाह करके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। इसका भी जो पावर है वो सिविल कोर्ट का भी है और क्रिमिनल कोर्ट का भी है, दोनों पावर इसके पास है। ठीक, तो अगर इसके फैसले को अपील करना है, तो अगर क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस पे इसने कुछ डिसीजन दिया, उसको अगर आप अपील करेंगे तो आप सेशन कोर्ट में कर सकते हैं, जो सेशन कोर्ट होता है जिला में, उसमें कर सकते हैं दोस्तों। और अगर सिविल कोर्ट में अपील करना है, सिविल मैटर में इसने कोई फैसला दिया और फिर आपको अपील करना है, तो जिला कोर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिमिनल केस है, उस पर इसने कोई फैसला दिया ग्राम न्यायालय ने, या ठीक है कोई फैसला दिया, तो आप कहाँ अपील कर सकते हैं? सेशन कोर्ट में। और अगर सिविल मैटर में अगर इसने कोई फैसला दिया और आपको अपील करना है, तो जिला कोर्ट में दोस्तों अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जुडिशरी से रिलेटेड दोस्तों कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब हम लोग जो है आज का लास्ट टॉपिक देखेंगे दोस्तों, वो है लोकल बॉडीज। इसके साथ ही आपका पॉलिटिक जो है लक्ष्मीकांत का वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे दोस्तों लोकल बॉडीज के बारे में, जिसमें हम लोग पंचायत और म्यूनसिपाल्टी का बात करेंगे। ठीक है, पंचायती राज संस्था, जो इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, उसके बारे में देखेंगे। और हम लोग देखेंगे म्यूनसिपाल्टी के बारे में, मतलब अर्बन लोकल बॉडी और रूरल लोकल बॉडी, शहरी और ग्रामीण लोकल बॉडी के बारे में देखे थे, अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, ये 2 चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको पता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्या क्या पता है, बताइए। तो देखिए 1957 में आपको पता है, तो देखिए दोस्तों 1957 में आपको पता है बलवंत राय मेहता कमेटी बना था। ठीक है, बना था। तो इसने क्या रिकमेंड किया था दोस्तों? इसने बोला था 3 स्तरीय पंचायती राज संस्था दोस्तों बनाना चाहिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, और फिर इसके फैसला को मानने वाला राजस्थान दोस्तों था, जिसने पहले बार
नागौर में पंचायती राज दोस्तों संस्था बनाया था, है ना, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने, तो 1957 में क्या बनाया था, बलवंत राय मेहता, जिसने बोला था 3 स्तरीय पंचायती राज संस्था दोस्तों बनाया जाना चाहिए। फिर जाके 1977 में 20 साल बाद इसके अशोक मेहता समिति बना दोस्तों, जिसने बोला 2 स्तरीय, ठीक है, संस्था बनाने के लिए, ठीक है। तो इसने क्या बोला था कि जिला के लेवल पे, ठीक है, आप जिला परिषद बना दीजिए, ठीक है, और मंडल पंचायत बना दीजिए, 2 चीज़ ये बोला। तो इसने बोला था 3 चीज़ बनाओ, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो इसने ये बोला कि जिला पे आप जिला परिषद बना दो और मंडल पंचायत बना दो, बहुत सारे गाँवों को मिला के। तो मतलब इसने 2 स्तरीय का सुझाव दिया, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद 1985 में GVK राव समिति बना दोस्तों, ठीक है। इसने बोला कि जो जिला परिषद है उसको और जो है पावर दो, उसको वहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए दोस्तों, और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का पोस्ट भी क्रिएट होना चाहिए, जिला विकास कमिश्नर का पोस्ट, ठीक है। फिर इसने ये बोला दोस्तों कि जो विकास कार्य हो रहा है जिला में, उसको ब्यूरोक्रेसी से, ठीक है, उसको ब्यूरोक्रेसी से दोस्तों अलग करना चाहिए और उसको जो है ज़्यादा पावर देना चाहिए, ठीक है। उसको उसमें ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस उतना नहीं होना चाहिए, ये बोला GVK राव। तो याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बनाने का पोस्ट बोला कि जिला परिषद को अधिक से अधिक पावर दो और ब्यूरोक्रेसी से उसको थोड़ा सा अलग रखो, ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। 1978 में दोस्तों दंतेवाला समिति बना, ठीक है, 1978 में, ठीक है। तो इसने ये बोला कि ब्लॉक लेवल में प्लानिंग होना चाहिए, जो हम ब्लॉक बोलते हैं ना, वहाँ पे प्लानिंग होना चाहिए, और बोला कि यहाँ पे विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये बोला कि विकेंद्रीकरण करो, लेकिन जिला में नहीं, जिला में नहीं। तो इसके उल्टा बोला GVK राव, क्या बोला, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बनाओ और जिला परिषद को ज़्यादा पावर दो और ब्यूरोक्रेसी का रोल कम करो। दंतेवाला समिति ने बोला कि नहीं, विकेंद्रीकरण कीजिए, ब्लॉक लेवल प्लानिंग बनाइए, लेकिन जिला में मत कीजिए, ठीक है। तो दोनों अपोजिट बात बोला दोस्तों। फिर जाके 1984 में हनुमंत राव समिति बना दोस्तों, हनुमंत राव। इसने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का बात बोला कि जिला में प्लानिंग होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। फिर बोला कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडी होगा, ठीक है, उसके लिए अलग से एक संस्था बनाओ, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडी, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या मिनिस्टर के अंदर में होगा। और बोला कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा वो एक कोऑर्डिनेटर का काम करेगा, ठीक है। और बोला कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो विकासात्मक रोल होगा, डेवलपमेंटल रोल होगा, वो कम करो और उसको पावर दो पंचायती राज को। तो मतलब ये भी कहीं ना कहीं बात बोल रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल होगा वो एक कोऑर्डिनेटर का काम होना चाहिए, ना कि प्लानिंग करने का, ठीक है। मतलब उसमें इंटरफेयर करने का काम नहीं होना चाहिए, वो एक ओवरऑल बड़ा भाई के जैसा काम करे, डेवलपमेंटल रोल करे, मतलब डेवलपमेंटल रोल ना करे। मतलब ये मत बोले कि यहाँ पे पुल बनना चाहिए, यहाँ पे ये बनना चाहिए, वो नहीं। जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो भी डिसाइड करेगा उसको वो कोऑर्डिनेशन का काम होना चाहिए, वो प्लानिंग का काम होना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए कि ये करो वो करो, ठीक है। तो हनुमंत राव ने बोला कि जो कलेक्टर है उसका डेवलपमेंटल रोल को कम करके जो कोऑर्डिनेशन का रोल है, जो सहयोगात्मक रोल है, उसको जो है उसको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। 1986 में दोस्तों LM सिंघवी समिति बनी दोस्तों। क्या बनी? LM सिंघवी समिति, ठीक है। इसने बोला कि पंचायती राज संस्था को और अधिक करो और इसको संवैधानिक दर्जा दो, संवैधानिक दर्जा, ठीक है। समझ में आया? तो LM सिंघवी ने क्या बोला कि संवैधानिक दर्जा दो किसको? पंचायती राज संस्था को दोस्तों, ठीक है। फिर जाके 1988 में, बस आपको मोटा मोटा याद करना है, VN गडगिल समिति बनी दोस्तों, ठीक है। इसने भी यही चीज़ बोला कि पंचायती राज संस्था को जो है एक संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए और 3 स्तरीय बनना चाहिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। VN गडगिल ने बोला दोस्तों कि महिला के लिए सीट का आरक्षण होना चाहिए, SC ST के लिए होना चाहिए। फिर पंचायती राज संस्था को
टैक्स लेने का अधिकार होना चाहिए। इसने बोला कि जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग होना चाहिए। इसने बोला राज्य वित्त आयोग होना चाहिए दोस्तों। तो कहीं ना कहीं वी.एन. गडगिल वो सारा चीज़ बोल दिया और इसी बात को लेके भारत सरकार ने 73rd और 74th संविधान संशोधन लाया, जिसमें 73rd से पंचायती राज संस्था को हम लोग संवैधानिक दर्जा दे दिए और 74th से हम लोग जो है अर्बन लोकल बॉडीज, शहरी निकाय जो है दोस्तों, उसको हम लोगों ने संवैधानिक दर्जा दिया। और दोनों कानून कब आया था? 1992 में। तो अगर आपसे पूछे कि जो संवैधानिक दर्जा दिए और जो पंचायत को पावर दिए वो किस समिति की सलाह पे दिए, तो वो समिति का नाम था कौन सा दोस्तों? वी.एन. गडगिल समिति। ठीक है, चलिए अब हम दोस्तों देखेंगे जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा जो हम लोग जो है पार्लियामेंट, जो पंचायत है, उसको अधिकार दिए। तो आप याद रखिएगा संवैधानिक दर्जा मिला किसको? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। इसमें हम लोगों ने संविधान में पार्ट 9 जोड़ा दोस्तों, 9वां भाग जोड़ा और अनुच्छेद जो है 243 से लेके 243 ओ तक, ठीक है, 243 से लेके 243 ओ तक हम लोग जो है ऐड किए। ठीक है, और 11वां अनुसूची भी जो है संविधान में ऐड किए। आपको पता है भारत के संविधान में 12 अनुसूची है, तो 11 अनुसूची में पंचायती राज संस्था को जो हम लोग दोस्तों ऐड किए हैं। ठीक है, और जो पंचायती राज संस्था है दोस्तों वो किस सूची में आता है? तो याद रखिएगा वो राज्य सूची में आता है दोस्तों। ठीक है, राज्य सूची स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक, तो जो 73वां संविधान संशोधन था दोस्तों, हम लोगों ने इसमें ग्राम सभा बनाया। ग्राम सभा का क्या मतलब है? ग्राम सभा का मतलब है कि उस गांव में जितने भी लोग 18 साल से ऊपर हैं, ठीक है, वो सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य बनेंगे। ठीक है, तो ग्राम सभा को पावर है कि उस एरिया में कौन सा चीज़ होना चाहिए। ठीक है, ये उसका अधिकार है दोस्तों। ठीक, उसके बाद 3 स्तरीय यहाँ पे सिस्टम भी बना इस कानून के द्वारा। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 चीज़ दोस्तों बना। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। तो ये बोला गया कि हर राज्य में 3 स्तरीय होना चाहिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, लोकल बॉडी में, खासकर ग्रामीण लोकल बॉडी में, पंचायत में। लेकिन ये बोला कि उन राज्यों में जिसका जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पे 3 स्तरीय बनाने का ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी 2 स्तरीय भी दोस्तों बन सकता है। ठीक है, ये बोल दिया गया। फिर चुनाव को लेके भी कुछ प्रावधान इसमें किया गया। इलेक्शन को लेके क्या बोला गया इस कानून में? ये बोला कि जितना भी लेवल होगा, 3 लेवल जो है, चाहे वो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, तीनों लेवल में जो चुनाव होगा दोस्तों वो डायरेक्ट होगा, लोगों के द्वारा होगा, मतलब प्रत्यक्ष होगा, लोगों के द्वारा चुने जाएंगे तीनों स्तर में, चाहे ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसमें बोला कि तीनों लेवल में जो सदस्य होंगे उनका जो चुनाव होगा वो डायरेक्ट होगा, पब्लिक के द्वारा होगा। ठीक है, इसके अलावा जो 3 लेवल हैं दोस्तों, ठीक है, इसमें बोला गया है 3 लेवल में तो जो सदस्य होगा उनका चुनाव तो पब्लिक करेगा डायरेक्ट, लेकिन जो अध्यक्ष होंगे दोस्तों, तो बोला गया है जो इंटरमीडिएट लेवल पे होगा, मतलब पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है, इनका जो अध्यक्ष होगा दोस्तों, उनका जो इलेक्शन होगा वो इनडायरेक्ट होगा, मतलब पब्लिक नहीं चुनेगा, बल्कि जो सदस्य हैं वही अपने में से किसी को जो है चुन लेंगे सदस्य अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो याद रखिएगा जो इंटरमीडिएट लेवल है, ठीक है, और जिला लेवल में है, जो मतलब ऊपर में क्या है, ग्राम पंचायत, तो इसका जो इलेक्शन होगा ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का, उसका इलेक्शन कैसा होगा, तो वो राज्य सरकार की विधानसभा डिसाइड करेगी, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। लेकिन जो जिला परिषद है उसका हेड कौन होगा और जो पंचायत समिति है उसका हेड कौन होगा, तो उसका इलेक्शन जो होगा इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, पब्लिक नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिए, मैंने बोला कि जो सदस्य हैं उसका जो इलेक्शन होगा तीनों लेवल में वो होगा डायरेक्ट, लेकिन जो उसके सभापति है, जो हेड है, चेयरपर्सन है, तो ग्राम पंचायत का चेयरपर्सन कौन होगा वो डिसाइड करेगा राज्य की स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा कि उसका इलेक्शन कैसे होगा, प्रत्यक्ष होगा, डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट। लेकिन जो इंटरमीडिएट लेवल है पंचायत समिति और जो जिला लेवल है, जिला स्तर पे जिला परिषद है, वहाँ पे उसका हेड कौन होगा, तो उसका इलेक्शन क्या होगा, इनडायरेक्ट, ऐसा संविधान में लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, फिर एससी और एसटी के लिए सीट रिजर्व की बात बोली गई है कि जितना उनका जनसंख्या है, ठीक है, उसके हिसाब से वहाँ पे सीट उनको रिजर्व किया जाएगा। ठीक है, और बोला गया है कि जो चेयरपर्सन के लिए सीट भी जो है
रिजर्व हो सकता है उसके लिए राज्य की जो विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेचर है, वो कानून बना सकती है दोस्तों। साथ ही साथ ये भी बोला गया है जो महिला है उसके लिए भी 1/3 सीट जो होगा 1/3 सीट रिजर्व होगा। इसके अलावा जो पंचायत होगा तीनों लेवल पे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद, उसमें भी 33% वोट 1/3 सीट जो है महिला के लिए आरक्षित होगा चेयरपर्सन के लिए। ठीक है। इसके अलावा बोला गया है कानून में, संविधान में ही लिखा गया है कि अगर चाहे तो राज्य की विधानसभा जो बैकवर्ड क्लास है दोस्तों, ठीक है, उसके लिए सीट रिजर्व कर सकती है। मतलब संविधान में बैकवर्ड क्लास के लिए सीट रिजर्व नहीं किया गया है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, ओबीसी के लिए किस पे छोड़ दिया गया है, राज्य के विधानसभा में। अगर वो चाहेगा तो ओबीसी के लिए भी सीट को रिजर्व पंचायत में दोस्तों कर सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। फिर अगला चीज़ है पंचायत का कार्यकाल के बारे में बोला गया है। तो बोला गया है कि पंचायत का जो कार्यकाल होगा दोस्तों वो 5 साल का होगा, और अगर ये विघटित हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, तो नया जो पंचायत होगा उसका कार्यकाल जितना साल ये बचा है उतना ही चलेगा। मतलब कि मान लीजिए कोई पंचायत था, वो 5 साल के लिए चुना था उसको, लेकिन 3 साल में ही ख़त्म हो गया। ठीक है, तो 2 साल उसका कार्यकाल बचा है अभी, तो नया पंचायत जो आएगा वो बाकी के समय के लिए रहेगा, 2 साल के लिए रहेगा। ठीक है, लेकिन ये वाला जो कंडीशन है कि बाकी समय के लिए होगा वो अप्लीकेबल नहीं होगा अगर उसका कार्यकाल मात्र लीजिए 6 महीना ही बचा है। तो उस केस में इलेक्शन होगा और वो जो है नया पंचायत जो आएगा वो 5 साल के लिए रहेगा। बात समझ में आया? तो अगर वो उसका कार्यकाल ख़त्म होने में मात्र 6 महीना है, ठीक है, तो उस समय दोबारा से इलेक्शन होके नहीं होगा कि 6 महीने के लिए वो रहेगा। जो भी पंचायत आएगा, ठीक है, वो 5 साल के लिए रहेगा। लेकिन अगर उससे पहले ही विघटित हो गया है तो जो भी नया पंचायत आएगा दोस्तों, वो जो भी टर्म बचेगा, टाइम बचेगा, उसी के लिए वो रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद अयोग्यता को लेके बात बोली गई है दोस्तों। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन को लेके क्या बोला गया है, देखिए अभी क्या होता है कि जो एमपी होता है उसका डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करता है? आपको पता है कि एमपी का होता है तो या तो राष्ट्रपति करेगा या तो फिर उसको स्पीकर करता है ना, अगर वो दल बदल कानून के अंदर है तो। उसी तरह से मतलब स्पीकर मतलब लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा का चेयरमैन। उसी तरह से यहाँ पे पंचायत का अयोग्यता कौन डिसाइड करेगा? तो बोला है कि ये राज्य की जो विधानसभा है दोस्तों उस पर छोड़ दिया गया है। मतलब आप देख रहे हैं कि बहुत सारा चीज़ राज्य के विधानसभा पे छोड़ा है, चाहे वो बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन देने का बात हो, या ग्राम पंचायत पे चेयरपर्सन का कौन हेड होगा, चुनाव इलेक्शन होगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो हो, या SC/ST के लिए अध्यक्ष का पद रिजर्व करना वो हो, या अयोग्यता घोषित करना वो हो। मतलब ये किसके लिए छोड़ दिया गया है? राज्य के विधानसभा के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये भी बोला गया है कि कोई आदमी अगर 21 साल का है तो भी वो जैसे दोस्तों चुनाव लड़ सकता है। आपको पता होगा कि अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपको 25 साल उम्र होना चाहिए, राज्यसभा के लिए लड़ना है तो 30 साल, और राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट के लिए लड़ना है तो 35 साल होना चाहिए। लेकिन अगर पंचायत के लिए इलेक्शन लड़ना है तो आपका उम्र कितना होना चाहिए दोस्तों? 21 साल। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और चुनाव करने के लिए एक संस्था बनाया गया दोस्तों, राज्य का चुनाव आयोग है ना, वो इलेक्शन करता है। ठीक है, तो इसका जो भी सदस्य होगा उसको अपॉइंटमेंट कौन करेगा दोस्तों? गवर्नर करेगा। ठीक है, और अगर इसको हटाना है, ठीक है, तो जिस तरह से हाई कोर्ट का जज हटता है उसी तरह से स्टेट इलेक्शन कमीशन के भी लोगों को हटाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अब देखेंगे हम कि जो पंचायत राज्य इंस्टीट्यूशन है, जो पंचायत दोस्तों, उसका फंक्शन क्या है, उसका पावर क्या है। ठीक है, उसका पावर और फंक्शन क्या है कि सामाजिक और आर्थिक वो जो है विकास के लिए प्लान बना सकती है, सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक विकास के लिए। उसके बाद आपको पता है 11th शेड्यूल में दोस्तों पंचायत को ऐड किया गया है, तो इसमें जो है 19 आइटम को लिखा गया है जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के दोस्तों अंदर में आता है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि राज्य के जो स्टेट लेजिस्लेचर और विधानसभा है वो पंचायत को अधिकार दे सकता है कि टैक्स वैक्स कलेक्ट करने का। समझे? इसका मतलब पंचायत को जो है टैक्स देने का जो अधिकार होगा, लेने का, कलेक्ट करने का, लगाने का, ठीक है, वो पावर कौन देता है दोस्तों? वो राज्य की विधानसभा देती है। ठीक है, इसके अलावा कितना ग्रांट मिलेगा उसको पंचायत को राज्य के संचित निधि से, ये भी राज्य की विधानसभा दोस्तों डिसाइड करती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों फिनांस कमीशन के बारे में, जो स्टेट फिनांस कमीशन राज्य का जो वित्त आयोग होता है उसके बारे में। तो आर्टिकल नंबर 243 आई में राज्य का
स्टेट फाइनेंस कमीशन दोस्तों हम बनाए। जब हम लोग 73rd संविधान संशोधन किए 1992 में, तो उसी में हम लोग 2 संस्था बनाए थे दोस्तों। एक बनाए थे राज्य स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसको बनाए थे आर्टिकल नंबर 243K में, ठीक है, और एक बनाए थे 243I में स्टेट का फिनांस कमीशन वित्त आयोग दोस्तों। तो जो फिनांस कमीशन का वित्त आयोग का काम है दोस्तों, सेंटर में आर्टिकल नंबर 280 के अंदर जो राज्य और केंद्र में कितना टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिसाइड करेगा। उसी तरह एक राज्य से विधानसभा में एक राज्य से लोकल बॉडी में कितना पैसा जाएगा वो डिसाइड करती है कौन? स्टेट का फिनांस कमीशन दोस्तों, ठीक है। इसका सदस्य क्या होगा, कौन इसके मेंबर होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो सभी चीज़ डिसाइड करता है राज्य का विधानसभा। तो आप देख रहे हो सब चीज़ किस पे छोड़ दिया गया है? राज्य के विधानसभा में, ठीक है। इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो इसका अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर, और याद रखिएगा हर 5 साल में करेगा, ठीक है, उससे पहले या उससे बाद नहीं। लेकिन फिनांस कमीशन में ये लिखा गया है, जब हम लोग सेंटर पे पढ़े थे आर्टिकल 280 में, तो इसमें बोला गया था इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है, और ये या तो ये 5 साल में करेगा या उससे पहले भी कर सकता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो जो सेंटर पे जो फिनांस कमीशन होता है उसका अपॉइंटमेंट या तो 5 साल में होगा या उससे पहले हो सकता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राज्य में जो फिनांस कमीशन होता है, स्टेट फिनांस कमीशन, उसका करता तो गवर्नर है, लेकिन उसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों, मतलब उस 5 साल होगा, उसके पहले अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, उसके पैसे के बारे में, वित्त के बारे में। तो उसको देखो उसको देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है दोस्तों, उससे उसको पैसा मिलता है, ग्रांट मिलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। आपको पता है कि आर्टिकल 280 के तहत मैंने पढ़ाया भी है, फिनांस कमीशन जो है केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देती है कि आप जो है पंचायत को इतना पैसा दीजिए। तो उसी सलाह को मानते हुए केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या देती है दोस्तों? ग्रांट देती है, ठीक है। उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट फिनांस कमीशन के सलाह पे राज्यों को, जो पंचायती राज है, उसको ग्रांट देती है, ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, उसको लोन्स भी प्रोवाइड करता है और ग्रांट भी देता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उसको कहीं कहीं खुद का भी पावर है टैक्स लेने का, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। देखिए हम लोग जो पंचायती राज एक्ट पढ़े हैं ना, वो अभी ऊपर देखें 73rd संविधान संशोधन, ये कुछ एरिया में नहीं लगता है दोस्तों। उसका नाम है मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, उनमें ये वाला 73rd अमेंडमेंट एक्ट दोस्तों नहीं लगता है, ठीक है। इसके अलावा मणिपुर में, दार्जिलिंग में ये सब नहीं लगता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे, अगर उस संविधान में ही लिख दिया गया कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना के जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उसके प्रावधानों को लागू कर सकता है। इसीलिए संविधान, पार्लियामेंट ने इस पावर को प्रयोग करते हुए पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया पेशा एक्ट 1996 पेशा एक्ट 1996 दोस्तों लेकर आया, जिसमें जो पंचायती राज सिस्टम था उसको हम लोगों ने इन सारे राज्यों में दोस्तों लाया, ठीक है। उसके बाद बोल दिया गया है कि कोई भी कोर्ट, ठीक है, पंचायत के इलेक्शन को लेके उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता है, सिवाय चुनाव प्रार्थना को लेके। मतलब कोई आदमी अगर चाहे तो इलेक्शन पिटीशन को फाइल करते हुए कोर्ट में जाके कर सकता है, तभी कोर्ट जो है इंटरफेयर करेगा। कोर्ट अपने मन से इंटरफेयर पंचायत के इलेक्शन में नहीं करेगा, समझ में आया। किसी को भी करना है तो इलेक्शन पिटीशन दायर करके जो है कोर्ट को बोल सकता है कि आप जो है करिए, है ना। अब देखिए दोस्तों, ये जो एक्ट है 73rd अमेंडमेंट एक्ट, उसमें जो है कुछ जो है कंपलसरी प्रोविज़न था, मतलब कि वो आपको करना ही करना है, मतलब अवश्य, अनिवार्य। और जो कुछ जो था वो वॉलेंट्री प्रोविज़न था, मतलब ऐच्छिक, ठीक है, कि ये राज्यों पे छोड़ दिया गया था कि राज्य अगर चाहे तो दे सकती है, नहीं तो नहीं दे सकती है। तो हम लोग देखेंगे कौन सा प्रावधान जो था वो पंचायती राज्य के लिए अनिवार्य रूप से किया जाना था। तो सुन लीजिए अच्छे से। देखिए, ग्राम सभा का गठन अनिवार्य प्रोविज़न है, ठीक है। इसके अलावा गांव के लेवल पे पंचायत बनाना और डिस्ट्रिक्ट बनाना और जिला लेवल पे 3 स्तरीय जो है वो आपको पता है कंपलसरी है। उसी में संविधान में ही लिखा दिया गया कि अगर 20 लाख से कम है तब नहीं बना सकते, लेकिन हाँ बनाना तो है, ये इसलिए कंपलसरी है। इसके अलावा जो डायरेक्ट इलेक्शन है तीनों लेवल पे वो कंपलसरी है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा SC ST
महिला के लिए जो आरक्षण है सीट का वो कंपलसरी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाना कंपलसरी है। स्टेट फिनांस कमीशन बनाना दोस्तों कंपलसरी है ना। फिर जो सभापति होगा दोस्तों इंटरमीडिएट पे, मतलब पंचायत समिति या जिला परिषद पे, उनका अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, ये कंपलसरी है ना। महिला के लिए सीट आरक्षित होगा, ये कंपलसरी है, किस अध्यक्ष के लिए भी और सदस्य के भी लिए भी। लेकिन SC/ST के लिए, सदस्यों के लिए तो है रिजर्व, लेकिन अध्यक्ष के लिए वो कंपलसरी नहीं है, वो राज्यों पे छोड़ दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा 5 साल कार्यकाल होगा पंचायत का, ये इलेक्शन कंपलसरी है, ठीक है। ये सब चीज़ कंपलसरी है। ऐच्छिक क्या है कि OBC के लिए अगर सीट आरक्षित करना है तो ऐच्छिक है। ग्राम सभा को कितना पावर देना है वो ऐच्छिक है, वो ठीक है। इसके अलावा पंचायत को कितना अधिकार देना है, कितना पावर देना है, वो ऐच्छिक है ना। इसके अलावा MLA और MP का रिप्रेजेंटेशन ग्राम सभा में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी चीज़ कंपलसरी नहीं है दोस्तों, ऐच्छिक है। तो UPSC आपसे डायरेक्ट पूछेगा, और पूछा भी है कि कौन कौन सा कंपलसरी प्रोविज़न है 73 संविधान संशोधन से और कौन सा ऐच्छिक है। बस आप याद रखो, ग्राम सभा का गठन डिस्ट्रिक्ट में जो है डायरेक्ट इलेक्शन तीनों लेवल पे, SC/ST महिला के लिए सीट आरक्षित, स्टेट इलेक्शन कमीशन, फिनांस कमीशन, 5 साल के लिए कार्यकाल, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका कंपलसरी है, बाकी जो चीज़ बच गया वो ऐच्छिक है दोस्तों, ठीक है। अब हम थोड़ा दोस्तों पेशा के बारे में देख लेते हैं, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया 1996 के बारे में, ठीक है। तो पर्पस यही था कि जो पंचायती राज सिस्टम है दोस्तों उसको शेड्यूल्ड एरिया में लेके आना, ठीक है। तो अभी जो है जो 10 राज्य हैं दोस्तों वो 5वीं अनुसूची में आते हैं 5th शेड्यूल में, ठीक है। तो 10 राज्य कौन कौन सा है, तो जहाँ जहाँ ट्राइब्स है दोस्तों, आदिवासी लोग रहते हैं, जैसे वो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, MP, महाराष्ट्र है ना, झारखंड, उसके बाद आपका उड़ीसा, ठीक है, राजस्थान, हो गया 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राजस्थान हो गया दोस्तों, और एक आपका बचा हिमाचल प्रदेश। ये जो 10 राज्य हैं दोस्तों, इन राज्यों में पंचायत को लाने के लिए पेशा एक्ट को लाया गया दोस्तों, ठीक है। तो इस कानून का क्या क्या विशेषता है वो सुन लीजिए ध्यान से। इसमें यह बोला गया है कि अगर जो भी राज्य का विधानसभा का जो भी कानून होगा वो पंचायत का जो भी वहाँ का लोकल बॉडी, उनका कस्टम्स है, जो भी प्रथा है दोस्तों, उसके साथ सामंजस्य में होना चाहिए, ठीक है। और ये बोला गया है कि हर गांव में ग्राम सभा होगा, ठीक है। उसमें वही लोग शामिल होंगे जिनका नाम जो है उसमें वोटर लिस्ट में है दोस्तों, ठीक है। और हर ग्राम सभा को ये अधिकार होगा कि कोई भी प्लान को, चाहे वो सामाजिक आर्थिक रूप से उनके लिए जुड़ा हो, उनके पास वो रहना चाहिए, उनसे अप्रूवल लेना चाहिए, ठीक है। ग्राम सभा को ये अधिकार है कि जो भी लाभार्थी हैं दोस्तों, जो भी बेनिफिशियरी हैं, गरीबी हटाने के लिए जो भी जिनको भी स्कीम का फ़ायदा मिलना चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करने का, पहचानने का इनको अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी पैसा अगर फंड निकालना है तो ग्राम सभा का परमिशन आपको दोस्तों चाहिए, ठीक है। और ये भी बोल दिया गया है कि जो शेड्यूल ट्राइब होंगे, जो आदिवासी होंगे दोस्तों, उसके लिए 1/3 जितने भी सदस्य हैं उस पंचायत में, उसके 1/3 सीट जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित होना चाहिए। और जितना भी चेयरपर्सन है तीनों लेवल पे, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति, जिला परिषद हो, उसका जो चेयरमैन होगा वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल ट्राइब ही होगा, आदिवासी होंगे। मतलब सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 1/3 कम से कम, लेकिन जो चेयरपर्सन होगा वो हमेशा कौन रहेगा, शेड्यूल ट्राइब रहेगा दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, ये याद रखिए 1/3 नहीं है, 1/2 है, मतलब 50%। सॉरी दोस्तों, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। इसमें ये बोला गया है, फिर से सुन लीजिए, जितना भी सीट होगा, चाहे पंचायत में, ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में, जितना भी सीट होगा, ठीक है, उसका 50% मतलब हाफ वो आदिवासी होंगे, ठीक है, सदस्य उसके। लेकिन जो सभापति होंगे तीनों का, चाहे वो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति, जिला परिषद है, जो सभापति होंगे वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल ट्राइब ही रहेगा, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। इसके अलावा जो माइनर वाटर बॉडी होता है दोस्तों, माइनर वाटर बॉडी मतलब नहर है, पॉन्ड है, ठीक है, छोटा सा कुआं है, तो उस पर अधिकार किसका होगा दोस्तों, ग्राम सभा का होगा, ठीक है। इसके अलावा जो माइनर मिनरल होता है, आपको पता है माइनर मिनरल मतलब लघु खनिज,
किसको देना है किसको नहीं देना है, तो बिना इसका परमिशन के, ग्राम सभा के बिना परमिशन के माइनर मिनरल के लिए जो है लाइसेंस किसी को नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो यह आप याद रखिएगा। इसका मतलब शेड्यूल्ड एरिया में जो भी ग्राम सभा है दोस्तों, उनको बहुत सारा पावर दिया गया है। याद रखिएगा, यहाँ पर माइनर मिनरल है। माइनर मिनरल मतलब जैसे जो बजरी होता है दोस्तों, जो रेत होता है, सैंड होता है, जो मार्बल होता है, बिल्डिंग स्टोन होता है, तो वो सारा चीज़ जो दोस्तों माइनर मिनरल के अंदर आता है। ठीक है, बजरी, ईंट, पत्थर, वो सब छोटा मोटा चीज़। ठीक है, तो उस पर अगर किसी को लाइसेंस देना है खनिज का खनन करने का, तो कौन देगा दोस्तों? ग्राम सभा देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जो है ये ख़त्म हो गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब हम देखेंगे दोस्तों अर्बन लोकल बॉडी के बारे में। शहरी लोकल है ना निकाय, अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, जिसको ULBB बोलते हैं, अर्बन लोकल बॉडी। ठीक, तो इसमें क्या है दोस्तों? सेम चीज़ है। इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला गया? 74वां संविधान संशोधन से इसको संवैधानिक दर्जा मिला दोस्तों। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से हम लोग का 3 स्तरीय वहाँ है, तो यहाँ पे शहर में स्तर नहीं होता है कि ग्राम पंचायती है, वहाँ पे शहर में टोटल जो है 8 तरह का लोकल बॉडी होता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह का लोकल बॉडी है, और टोटल अगर हम देखेंगे तो 8 है। ठीक है, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, कहीं कहीं म्यूनसिपाल्टी होता है ना, कहीं कहीं कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, सबके बारे में हम देखेंगे दोस्तों। तो याद रखिएगा 8 तरह का अर्बन लोकल बॉडी है, जो अलग अलग क्षेत्र में जैसा क्षेत्र है वैसा आपका अर्बन लोकल बॉडी है दोस्तों। ठीक है, तो जो अर्बन लोकल बॉडी होता है दोस्तों, उसके लिए 3 मंत्रालय काम करती है। ठीक है, जैसा मान लो अगर वो सेना के अंदर वाला क्षेत्र है, हम देखेंगे आगे कैंटोनमेंट बोर्ड जो छावनी होता है दोस्तों, तो उसमें कौन रहेगा? डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय। ठीक है, अगर आपका गृह मंत्रालय के अंदर भी कुछ आता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर में भी कुछ आता है दोस्तों। अगर वो कोई केंद्र शासित प्रदेश में अगर कोई अर्बन लोकल बॉडी है, केंद्र शासित प्रदेश में कोई शहरी निकाय है, तो वो किसके अंदर में आएगा? होम मिनिस्ट्री के अंदर में आएगा। ठीक है, और कुछ जो आता है बाकी चीज़ आएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में, मतलब शहरी विकास मंत्रालय के बीच में आएगा। ठीक है, तो देखिए 74वां संविधान संशोधन से इसको हम लोगों ने संवैधानिक दर्जा दिया दोस्तों। ठीक है, तो जिस तरह से लोकल जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का अपना इतिहास है, कैसे क्या हुआ, बलवंत राय, अशोक मेहता और ये सब आया, उसी तरह इसका भी इतिहास है दोस्तों। तो किस तरह से इसका उद्भव हुआ वो देखिए। सबसे जो पहला अर्बन लोकल बॉडी था दोस्तों, वो था आपका मद्रास में लाया गया, मद्रास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 1687 में। फिर जाके 1726 में बम्बई और कलकत्ता में आया। ठीक है, फिर 1870 में आपको पता है लॉर्ड मायो का आपका एक प्रस्ताव आया, जिसको बोलते थे लॉर्ड मायो रिजोल्यूशन ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब वित्तीय विकेंद्रीकरण पे लॉर्ड मायो का एक जो है दोस्तों आया प्रस्ताव। ठीक है, उसके बाद 1882 में 1882 में दोस्तों लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव आया। ठीक है, और ये प्रस्ताव जो है बहुत इम्पोर्टेंट था अर्बन लोकल बॉडी के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, विकेंद्रीकरण के लिए। इसीलिए लॉर्ड रिपन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। किसको बोलते हैं? लॉर्ड रिपन को। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है दोस्तों। ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इनको बोलते हैं, इनके प्रस्ताव को। ठीक है, फिर 1907 में एक रॉयल कमीशन बनी थी दोस्तों विकेंद्रीकरण पे, है ना। उसके बाद आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया दोस्तों, जिसमें जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है दोस्तों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उसको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में लिख दिया। आपको पता है कि डायरकी आया था दोस्तों 1919 में, कहाँ पे आया था? राज्यों में। तो वहाँ पे 2 लिस्ट था, ट्रांसफर्ड और रिजर्व, हस्तांतरित और आरक्षित। तो लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट था दोस्तों, उसको हस्तांतरित में रख दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। ठीक है, फिर 1924 में छावनी कानून आया, छावनी परिषद, छावनी कानून आया दोस्तों, जिसको हम लोग कैंटोनमेंट एक्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर 1935 एक्ट जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार का अधिनियम 1935, उसमें जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था दोस्तों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल चुनाव, उसको एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया, मतलब राज्य सूची में उसको डाल दिया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, मतलब राज्य मतलब प्रांतीय, है ना। तो अगर पूछेगा कि किस कानून में, किस एक्ट के द्वारा
इसको ट्रांसफर्ड होना है, ट्रांसफर्ड बनाए, हस्तांतरित बनाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लेकिन पूछेगा किस एक्ट के तहत इसको प्रांतीय बनाए, प्रोविंशियल बनाए, तो आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पीडीएफ में एक चार्ट दिया गया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप देखिए जो 74वां संविधान संशोधन है, ठीक है, उसका क्या क्या विशेषता है। जिस तरह हम लोगों ने 73वां को देख लिया था, अब 74वां को देखिए। तो 74वां संविधान संशोधन से पार्ट 9A जो है संविधान में डाला गया, 12वां जो है शेड्यूल डाला गया, अनुसूची 12 शेड्यूल, और उसमें कितना आइटम डाले थे दोस्तों, 29 आइटम, तो इसमें डाला गया 18 आइटम। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, और इसको जो है संवैधानिक दर्जा मिला दोस्तों। ठीक है, तो देखिए म्यूनसिपाल्टी जो होता है दोस्तों, ये 3 टाइप का होता है। ठीक है, म्यूनसिपाल्टी इस कानून में बोला गया कि जो म्यूनसिपाल्टी होगा वो 3 टाइप का होगा। तो अगर कोई गांव है, ठीक है, और एक शहर है, तो जो गांव और शहर के बीच वाला जो एरिया है उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों नगर पंचायत, नगर पंचायत। ठीक है, तो पहला म्यूनसिपाल्टी एक नगर पंचायत होता है, जो गांव और ना तो वो गांव है ना तो शहर है, बीच बीच वाला एरिया है। और जो अगर छोटा शहर है तो वहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल बनता है, और अगर बड़ा शहर है तो उसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनेगा, जैसे दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और म्यूनसिपल काउंसिल छोटा छोटा शहर के लिए। तो याद रखिएगा जो पंचायत जो म्यूनसिपाल्टी होता है वो 3 तरह का, एक नगर पंचायत, जो शहर और गांव के बीच का जो ट्रांजिशन एरिया है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बड़े शहरों में, और बड़े छोटे शहरों में म्यूनसिपल काउंसिल दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए रिजर्वेशन का क्या प्रावधान है, आरक्षण का। तो इसमें वही बोला गया है कि SC ST के लिए जो है जितना जनसंख्या है उतना आरक्षित करेंगे, और महिला के लिए 1/3 करेंगे, ये बोला गया है दोस्तों। ठीक है, और बोला गया है कि राज्य जो है, राज्य वो चाहे तो OBC के लिए भी कर सकता है, मतलब जो 73rd में बोला गया था सेम टू सेम इसमें बोला गया। अब फिर बोला गया कि म्यूनसिपाल्टी जो है, हमें अभी म्यूनसिपाल्टी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, म्यूनसिपालिटी, तो इसका कार्यकाल कितना होगा दोस्तों, 5 साल। फिर वही बात बोला गया है कि अगर गठन हो जाएगा, अगर विघटित हो जाएगा तो फिर जो इलेक्शन कराएंगे तो बाकी समय के लिए रहेगा, लेकिन अगर 6 महीने से कम उसका कार्यकाल बचा है तो फिर जो होगा वो जो है उसका पूरा करवाएंगे दोस्तों। ठीक है, पूरा 5 साल के लिए वो रहेगा। ठीक, फिर कौन इलेक्शन लड़ सकता है, तो वही बात है, जो भी 21 साल का होगा दोस्तों वो इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, और अयोग्यता अगर कौन डिसाइड करेगा, डिस्क्वालिफिकेशन, तो वो राज्य पे छोड़ दिया गया है। ठीक है, फिर वही है, इलेक्शन कौन करवाएगा, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। पावर फंक्शन क्या होगा, तो इसको पास पावर है, वही सब जो उसमें बोला गया है राज्यों के लिए सेम टू सेम इसमें बोला गया है दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान देना है। फिर फिनांस का भी सेम टू सेम वही प्रावधान है। ठीक है, फिनांस कमीशन के बारे में वही चीज़ बोला गया है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको सुन लीजिए। एक है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाने का बात बोला गया है दोस्तों। ठीक है, जिला प्लानिंग समिति। ठीक है, तो इसके बारे में क्या क्या बोला गया है वो आप सुनिए। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग समिति, तो सबसे पहले ये बोला गया है कि हर जिला में ठीक है आपका जिला प्लानिंग कमेटी दोस्तों बनेगा, आर्टिकल 243 ZD के तहत। ठीक है, ये क्या काम करेगा दोस्तों, तो जो भी पंचायत है, ठीक है, और जो भी म्यूनसिपाल्टी है उस जिला में, मान लो कोई जिला है, ठीक है, इसमें पंचायत भी रहेगा, इसमें म्यूनसिपाल्टी भी रहेगा, तो दोनों का प्लान जो भी होगा उसको कंसोलिडेट करेगा, एक जगह संगठित कर देगा। ठीक है, वही काम रहेगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का। ठीक है, इसमें सदस्य कितने होंगे, तो जितने भी सदस्य इसके होंगे दोस्तों, जितने भी सदस्य होंगे उसका 4/5 मतलब 4/5 मतलब 80%, 80% जो सदस्य रहेंगे दोस्तों उसको उनका इलेक्शन किया जाएगा, वो इलेक्शन से आएंगे। ठीक है, इलेक्टेड होंगे। तो याद रखिए जितना भी सदस्य होंगे उसका 4/5 उनका इलेक्शन होगा 80% का। तो कौन इलेक्शन करेगा, पब्लिक करेगा नहीं, उनका जो इलेक्शन होगा, तो जो भी इलेक्टेड मेंबर हैं दोस्तों डिस्ट्रिक्ट पंचायत के या म्यूनसिपाल्टी के, वही लोग आपस में करेंगे। मतलब इलेक्शन कैसे हो रहा है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष हो रहा है, क्योंकि पब्लिक नहीं चुन रहा है। जो भी उस समय पंचायत में या म्यूनसिपाल्टी में या ज़िले में जो भी उस समय होंगे मुखिया उखिया ये सब जो भी, तो वही लोग जो है अपने में से चुनेंगे दोस्तों। तो वही जो होगा डिस्ट्रिक्ट, तो याद रखिएगा 80% लोगों का इलेक्शन होगा
ठीक है, और अपने में चुनेंगे मतलब इनडायरेक्ट होगा। और बाकी कितना बचा दोस्तों, 80% हो गया, बाकी कितना बचा 20%। अगर 4/5 अगर इलेक्शन हो गया तो बचा कितना 1/5, तो 1/5 या 20% होगा, उसको जो है स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, मतलब वो क्या होंगे, मनोनीत होंगे। बात समझ में आया? तो बस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में आपको यही याद रखना है कि इसका इलेक्शन होता है, ठीक है, 4/5 का 80% लोगों का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और कुछ लोग पंचायत से आएंगे, कुछ लोग म्यूनसिपाल्टी से आएंगे, दोनों से आता है। और इसका काम क्या होता है, तो जो भी पंचायत और म्यूनसिपाल्टी जो भी अपना प्लानिंग देता है उसको ये जिला में कंसोलिडेट करता है। ये भी एक संवैधानिक संस्था है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 243 ZD के अंदर इसको दोस्तों बनाए हैं, और इसका जो 1/5 होगा 20%, उसका राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, मनोनीत करेगी दोस्तों, ठीक है। एक और संस्था बनाया गया है दोस्तों 74th अमेंडमेंट एक्ट से, है ना, उसका नाम है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, MPC, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, ठीक है। तो ये दोस्तों बनाया गया है आर्टिकल 243 ZE के अंदर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी दोस्तों, ठीक है। तो इसमें भी कुछ निर्वाचित होंगे, कुछ इलेक्टेड होंगे, कुछ नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा 2/3 जो 2/3 सदस्य होंगे दोस्तों, ठीक है, उनका क्या होगा, इलेक्शन होगा। और इलेक्शन कौन करेगा, तो इसका भी इलेक्शन क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, मतलब वही जो पंचायत होगा, जो भी म्यूनसिपाल्टी होगा दोस्तों, वहीं से ये लोग आएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो 2/3 क्या होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, और बचा कितना 1/3। तो जो 1/3 होगा दोस्तों, ठीक है, उनका क्या होगा, नॉमिनेशन, मतलब वो मनोनीत होंगे, ठीक है। मनोनीत कौन करेगा, राज्य सरकार। समझ में आ गया आपको, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं होगा, नहीं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे दोस्तों जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, अलग अलग टाइप के, मैंने बताया था 8 टाइप का होता है, तो 8 टाइप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट। तो पहला जो टाइप है दोस्तों वो उसका नाम है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। मैंने बताया था बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाता कौन है, जो राज्य होती है स्टेट गवर्नमेंट, वो कानून बना के करती है, मतलब ये कानून से बनता है, ठीक है, कानून के द्वारा बनता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। राज्य सरकार कानून बना के इसको बनाती है, इसलिए दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट होगा, है ना, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट होगा दोस्तों। तो कानून के द्वारा जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनती है, ठीक है। इसका मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, वैधानिक संस्था है, क्योंकि कानून के द्वारा बन रहा है। तो राज्य में अगर बनाना है तो राज्य की विधानसभा बनाएगी। अगर केंद्र शासित प्रदेश में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाना है, जैसे चंडीगढ़ में मान लो बनाना है, तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पर कौन बनाएगा दोस्तों, पार्लियामेंट बनाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है 3 जो है अथॉरिटी इसमें होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका जो प्रशासनिक काम करता है वो 3 लोग करता है, ठीक है। तो एक तो होता है काउंसिल, ठीक है। तो काउंसिल जो होता है, तो देखिए दोस्तों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन थोड़ा सुनने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे, इसी में रहना पड़ता है ना। तो देखिए, तो इसमें क्या है, अब ज़्यादा भौंक रहे हैं, थोड़ा रोकना पड़ेगा लेक्चर को। तो देखिए दोस्तों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अलग अलग बॉडी बनाया जाता है। एक को बोलते हैं काउंसिल, आपने सुना होगा म्यूनिसिपल काउंसिल। तो म्यूनिसिपल काउंसिल क्या होता है दोस्तों, ये कानून बनाता है, मतलब जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो कानून बनाने का जो संस्था होता है उसको बोलते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल, जो कानून बनाती है, लेजिस्लेचर का काम करती है, ठीक है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए जो कानून बनाता है, लेजिस्लेचर का काम करता है, उसका नाम दोस्तों म्यूनिसिपल काउंसिल है, ठीक है। एक पोस्ट होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं मेयर, आपने सुना भी होगा। तो मेयर क्या होता है, जो भी म्यूनिसिपल काउंसिल होता है दोस्तों, ठीक है, उसके मीटिंग को हेड करता है, ठीक है। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 1 साल का होता है। मेयर का कार्यकाल कितना होता है, 1 साल का, और वो उसका रिन्यू भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एक बार ख़त्म होने के बाद 2 बार भी, दूसरा बार भी दोस्तों बन सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ही स्टैंडिंग कमेटी बनती है, स्टैंडिंग कमेटी, है ना। तो हर कमेटी जो अपने अपने फील्ड में काम करती है दोस्तों, और जो है उससे रिलेटेड निर्णय को लेती है, ठीक है। फिर एक पोस्ट होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर,
ठीक है। तो म्यूनसिपल कमिश्नर क्या होता है, आपको पता है कि कोई भी काउंसिल ने अपना निर्णय लिया, लेजिस्लेचर लिया, मेयर ने कुछ डिसीजन लिया, स्टैंडिंग कमेटी ने कोई भी डिसीजन लिया दोस्तों, ठीक है, तो उसके कानून को ये लागू करती है। और ये दोस्तों एग्जीक्यूटिव होती है। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, लेजिस्लेचर जो भी फैसला लेता है उसको लागू कराना दोस्तों, है ना। तो ये एग्जीक्यूटिव का काम करती है। और जनरली म्यूनसिपल कमिश्नर जो होता है वो एक IAS ऑफिसर होता है दोस्तों, ठीक है। और इसको अपॉइंट कौन करता है, तो राज्य सरकार करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, म्यूनसिपल कमिश्नर। तो ये इन्फॉर्मेशन टोटल दोस्तों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के से रिलेटेड था, कानून के द्वारा बनता है। काउंसिल एक बॉडी होता है जो कानून बनाता है, लेजिस्लेचर का काम करती है। मेयर जो होता है 1 साल के लिए काउंसिल के मीटिंग को हेड करता है। एक स्टैंडिंग कमेटी होता है जो अपने फील्ड में जो है इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है। म्यूनसिपल कमिश्नर होता है जो एग्जीक्यूटिव का काम लेता है। स्टैंडिंग कमेटी ने जो भी फैसला लिया और काउंसिल ने जो भी फैसला लिया उसको जो है म्यूनसिपल कमिश्नर लागू करता है। एक IAS ऑफिसर होता है जिसको अपॉइंट करता है राज्य सरकार। क्लियर, ऐसे आपको रिवाइज करना है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है दोस्तों म्यूनिसिपालिटी, ठीक है, क्या है म्यूनिसिपालिटी, ठीक है। तो मैंने पहले आपको बता दिया था म्यूनिसिपालिटी जो होता है दोस्तों छोटे छोटे शहरों के लिए होता है। ये भी जो है कानून के द्वारा बनता है, मतलब राज्य में बनाना है तो राज्य सरकार, तो राज्य की विधानसभा, और अगर आपको केंद्र शासित प्रदेश में बनाना है तो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ होता है। इसमें दोस्तों एक काउंसिल होता है ना, सेम चीज़ सेम है, बाकी अपना और भी जो है जानने के रिलेटेड नहीं है। इसका भी एक CEO होता है, जैसे वहाँ पे म्यूनसिपल कमिश्नर होता है तो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, उसको भी राज्य सरकार दोस्तों अपॉइंट करता है। यहाँ भी स्टैंडिंग कमेटी होता है। तो ये सारा चीज़ है। यहाँ जैसे वहाँ पे आपका मेयर होता था दोस्तों, तो यहाँ पे दूसरा पोजीशन है, उसका नाम है प्रेसिडेंट या चेयरमैन। तो बाकी सेम चीज़ सेम है। जिस तरह वहाँ पे देखिए म्यूनसिपल कमिश्नर होता है, कहाँ पे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, तो यहाँ पे जो पद होगा उसको बोलेंगे CEO। बाकी सब सेम है, वो एग्जीक्यूटिव होगा और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। वहाँ भी स्टैंडिंग कमेटी होगा, यहाँ भी स्टैंडिंग कमेटी होगा। वहाँ पे मेयर होता था तो मेयर की जगह यहाँ पे जो आदमी होता है, जो अध्यक्ष होता है किसका, काउंसिल का, उसका नाम है दोस्तों प्रेसिडेंट या उसका नाम है चेयरपर्सन, ठीक है, चेयरमैन, ठीक है। और वहाँ पे काउंसिल होता था तो यहाँ भी काउंसिल होता है। क्लियर है, बाकी दोनों को कानून बनाता, राज्य सरकार का कानून बनाता है। वही है म्यूनसिपालिटी के बारे में। क्लियर। चलिए अगला जो बॉडी है दोस्तों टाउन वाला, उसका नाम है नोटिफाइड एरिया कमेटी, ठीक है। मैंने बताया ना कि आठ तरह का अर्बन लोकल बॉडी होता है ना। तो नोटिफाइड एरिया कमेटी के बारे में देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो ये नोटिफाइड है, मतलब नोटिफाई किया जाता है, तो कोई कानून के द्वारा ही दोस्तों ये नहीं बनता है, ठीक है। राज्य सरकार नोटिफिकेशन ला के इसको बनाता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और ये पूरी तरह से इसमें जितने भी सदस्य होते हैं सब मनोनीत होते हैं, आपको याद रखना है। मतलब 100% मनोनीत होते हैं नोटिफाइड एरिया कमेटी के सदस्य। मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड। तो राज्य सरकार के द्वारा सभी सदस्य इसके नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो कानून के द्वारा नहीं बना है, तो ये नॉन स्टैट्यूटरी है, मतलब अवैधानिक है, और नॉन इलेक्टेड है, मतलब अनिर्वाचित है। कैसे हैं सब, मनोनीत है। राज्य सरकार नोटिफिकेशन लाके इसको बनाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बॉडी जो हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है हम लोग का टाउन एरिया कमेटी, ठीक है। तो टाउन एरिया कमेटी छोटे छोटे शहर के लिए बनाया जाता है दोस्तों, छोटे शहर के लिए, ठीक है। ये भी कानून के द्वारा बनता है, राज्य के कानून के द्वारा, ठीक है। इसका जो अब देखिए हम लोग पहले पढ़े म्यूनसिपालिटी के बारे में पढ़े ना, तो वो भी देखिए छोटे शहर में बनाया जाता है और कानून के द्वारा। तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है, टाउन एरिया को भी बनाते हैं छोटे शहर कानून के द्वारा। अंतर यही है कि टाउन एरिया कमेटी को दोस्तों पावर जो होता है वो सीमित होता है, लिमिटेड पावर, ये आपको ध्यान देना है। इसका जो पावर होगा वो लिमिटेड होगा, ठीक है। और इसमें जो सदस्य होंगे दोस्तों वो मनोनीत भी हो सकते हैं, निर्वाचित भी हो सकते हैं, या कुछ मनोनीत और कुछ निर्वाचित दोनों हो सकते हैं। तो जैसा राज्य का जो चाहेगा, है ना, कौन आपका राज्य सरकार कानून बना के वैसा होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग को जो पढ़ना है बॉडी, उसका नाम है कैंटोनमेंट बोर्ड, छावनी बोर्ड। कैंटोनमेंट मतलब क्या होता है, छावनी मतलब सेना जहाँ पे रहती है। तो जहाँ पे सेना रहती है, मान लो कि यहाँ पे सेना की छावनी है, तो अगल बगल पब्लिक भी तो रहता होगा। तो इस एरिया में वो अर्बन लोकल बॉडी होता है जनरली छावनी वाला, तो उस एरिया में जो लोकल बॉडी होगा दोस्तों, अर्बन लोकल बॉडी, वहाँ पे जो उसको देख रेख करने के लिए बनेगा उसको बोलते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड, ठीक है दोस्तों। तो इसको बनाता कौन है,
कैंटोन डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा। तो बनाएगा कौन दोस्तों? भारत सरकार। तो भारत सरकार जो है इसको बनाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और भारत सरकार इसका प्रशासन भी करती है। तो इसमें कुछ लोग इलेक्शन होगा, कुछ लोग का निर्वाचन होगा और कुछ लोगों का नॉमिनेशन होगा। मतलब कुछ लोग निर्वाचित होकर आएंगे, कुछ लोग मनोनीत होकर आएंगे दोस्तों। जो इलेक्शन होकर आएंगे, जिसका चुनाव होगा, उनका कार्यकाल होगा 5 साल। और कुछ मनोनीत कौन होंगे? मनोनीत होंगे इस सेना के अधिकारी। तो जब तक वो पोस्ट पे रहेंगे यहाँ पे, तब तक वो उस रहेंगे, है ना, ये आपको ध्यान देना है। इसका जो प्रेसिडेंट होता है दोस्तों, इसका जो हेड होता है वो कौन होता है? तो ये जो छावनी का जो मिलिट्री ऑफिसर होगा ना, हेड, वही कैंटोनमेंट बोर्ड का भी हेड होता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो भारत सरकार ने, मतलब पार्लियामेंट ने कैंटोनमेंट एक्ट लेके आया था, कैंटोनमेंट एक्ट 2006। उसके तहत भारत में जो है कैंटोनमेंट बोर्ड बनता है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब देखो दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे टाउनशिप के बारे में। टाउनशिप आपने सुना भी होगा। टाउनशिप जैसे मैंने तो सुना है, क्योंकि मैं रांची में पढ़ता था, तो जहाँ पे पढ़ता था तो वहाँ पे एक था सेल टाउनशिप। सेल का, सेल मतलब सेल है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वैसे आप लोग भी सुने होंगे, टाटा का टाउनशिप होता है, टाटा का नहीं, सेल टाउनशिप। मतलब जो भी सरकारी संस्था होता है दोस्तों, सरकारी मतलब PSU जो होती है, ठीक है, तो उसके इर्द गिर्द जो एरिया होता है उसको डेवलप कर दिया जाता है टाउनशिप के लिए, ठीक है। तो बड़े बड़े जो पब्लिक इंटरप्राइजेज है, सरकारी कंपनियां होती है, ठीक है, उनके इर्द, तो मान लो कोई सरकारी BSNL का ऑफिस है यहाँ पे बहुत बड़ा, ठीक है, तो उसके इर्द गिर्द भी तो पब्लिक रहते होंगे। तो इसको डेवलप करने के लिए जो लोकल बॉडी बनाया जाता है उसको क्या नाम दिया जाता है? टाउनशिप दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें भी कोई भी निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड बॉडी नहीं होते हैं, ठीक है। जैसा हम लोगों ने पहले देखा दोस्तों, देखा ना, किस में देखे थे बताइए? किस में हम देखे थे कि 100% मनोनीत होते हैं? मैंने बताया था ना, टाउन एरिया कमेटी, बताया था ना कि टाउन एरिया कमेटी में मनोनीत भी होते हैं और कुछ चुन के भी आते हैं। किस में होते हैं सिर्फ और सिर्फ मनोनीत इलेक्शन? किस में बताया था मैंने, बताइए? नोटिफाइड एरिया कमेटी में बताया था ना। देखिए यहाँ पे बताया था ना कि नोटिफाइड एरिया कमेटी में 100% क्या होता है? नॉमिनेशन। उसी तरह से जो टाउनशिप है, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है? मनोनीत होता है 100%, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग का जो अर्बन लोकल बॉडी है उसका नाम है पोर्ट ट्रस्ट। पोर्ट मतलब बंदरगाह। तो जो बंदरगाह होती है उसके इर्द गिर्द जो भी अर्बन एरिया होता है उसको रेगुलेट करने के देखने के लिए जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं पोर्ट ट्रस्ट दोस्तों, ठीक है। इसमें इलेक्टेड बॉडी भी होते हैं, इलेक्टेड लोग भी होते हैं, निर्वाचित लोग, और नॉमिनेटेड मनोनीत लोग भी होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो इसको बनाता कौन है? तो इसको बनाता है दोस्तों पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो दोस्तों कानून लाके, एक्ट लाके पोर्ट ट्रस्ट बनाता है दोस्तों। जैसे मान लो हमें बनाना है चिलिका लेक, चिलिका जो वो है हमारा पारादीप है, पारादीप पोर्ट है उड़ीसा में, तो उसके इर्द गिर्द पब्लिक रहते होंगे पोर्ट के अगल बगल, तो उसको देख रेख करने के लिए अगर भारत सरकार अगर चाह रहा है तो कानून बना के पोर्ट ट्रस्ट दोस्तों बना सकता है, जिसमें कुछ लोग इलेक्टेड होंगे और कुछ लोग दोस्तों नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है। काम क्या है? वही काम है कि वहाँ पे जो भी लोगों का डेवलपमेंट करना और उनको सब चीज़ फैसिलिटी देना दोस्तों, ठीक है। लास्ट जो हमारा अर्बन लोकल बॉडी है उसका नाम है दोस्तों स्पेशल पर्पस एजेंसी, है ना, स्पेशल पर्पस एजेंसी, ठीक है। तो इसका नाम ही है दोस्तों पर्पस, तो स्पेशल पर्पस के लिए इसको बनाया जाता है, ठीक है। मतलब क्षेत्र के आधार पे नहीं बनाया जाता। जैसे हम लोग पहले देखें कि पोर्ट ट्रस्ट कहाँ बनाएगा? पोर्ट में। फिर टाउनशिप कहाँ बनाएगा? जहाँ पे PSU होगा। कैंटोनमेंट कहाँ बनाए? एक कैंटोनमेंट बोर्ड कहाँ बनाएगा? कैंटोनमेंट बनाएगा। लेकिन ये जो होता है स्पेशल पर्पस, वो क्षेत्र पे आधारित नहीं होता है, वो आधारित होता है फंक्शन पे, मतलब कार्य पे। तो कार्य के आधार पे हम लोग जो है स्पेशल पर्पस एजेंसी दोस्तों बनाते हैं, ठीक है। बनाता कौन है? तो राज्य सरकार बनाती है दोस्तों। तो राज्य सरकार कानून ला के, ठीक है, या प्रस्ताव ला के, मतलब एक्ट के द्वारा या रिजोल्यूशन के द्वारा इसको बनाती है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। ये जो होता है एक ऑटोनोमस बॉडी होता है, ठीक है, और जो भी फंक्शन होगा वो इंडिपेंडेंटली दोस्तों काम कर पाएगा। ये किसी के दोस्तों नीचे नहीं होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। जैसे कुछ संस्था है, जैसे मान लो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड है, ये उस टाइप का फंक्शन है ना, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अर्बन लोकल बॉडी दोस्तों ख़त्म हो गया। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे एक टॉपिक है दोस्तों उसी से रिलेटेड, नाम है सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट,
तो भारत सरकार का एक परिषद है दोस्तों लोकल गवर्नमेंट को लेके, है ना। तो याद रखिएगा 1954 में इसको बनाया गया था, ठीक है। आर्टिकल 263 के तहत जो है इसको राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट अपना एक ऑर्डर आदेश ला के बनाए थे आर्टिकल 263 के अंदर, ठीक है। याद रखिएगा आर्टिकल 263 के तहत जो है राष्ट्रपति इसको एक ऑर्डर ला के प्रेसिडेंट के ऑर्डर से आदेश से ये जो है बना था, ठीक है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये जो है वो ना तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि देखिए इसमें प्रेसिडेंट को पावर था बनाने का, तो बनाया कौन है, प्रेसिडेंट, मतलब एक ऑर्डर दे के। इसका मतलब ना तो ये कानूनी एक आपका स्टैट्यूटरी वैधानिक संस्था है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है दोस्तों, ठीक है। काम क्या है, ये सलाहकार का काम करता है। भारत सरकार को लोकल बॉडी से लेके से रिलेटेड मैटर पे भारत सरकार को सलाहकार के रूप में काम करता है, इसलिए सलाहकारी इसका पावर होता है दोस्तों, ठीक है। इसका जो हेड होता है, चेयरमैन होता है, वो कौन होता है, तो अर्बन लोकल बॉडी का जो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो होता है, शहरी मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं इसके हेड होते हैं दोस्तों। बस आपको इतना ही इससे जानना है, ठीक है। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, यूनियन टेरिटरी के बारे में, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, उतना इसमें रिलेटेड उतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, बस थोड़ा मोड़ा आप याद रखिएगा कि पार्लियामेंट को दोस्तों अधिकार होता है इस यहाँ पे कानून बनाने का, ठीक है। और प्रशासन जो होता है वो एक केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे केंद्र शासित प्रदेश में वैरी करते रहता है, ठीक है। दिल्ली एकमात्र जो है केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना दोस्तों हाई कोर्ट है, और पार्लियामेंट अगर चाहेगा तो यूनियन टेरिटरी में भी अपना जो है एक हाई कोर्ट बना सकता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो गृह मंत्रालय होता है दोस्तों, वो यूनियन टेरिटरी में कानून से रिलेटेड मामलों को देखता है, साथ ही साथ पैसे से रिलेटेड मामलों को देखता है। मतलब सभी मामलों को कौन देखता है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश में वो देखता है गृह मंत्रालय। कौन देखते हैं, मोटा भाई अमित शाह, ठीक है। अभी जो है कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, 8, है ना। कौन कौन है, अंडमान निकोबार है जो किस कोर्ट के अंदर में आता है, कलकत्ता हाई कोर्ट। चंडीगढ़ है, किस में आएगा, पंजाब एंड हरियाणा। दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली किस में आएगा, बम्बई हाई कोर्ट के अंदर में। दिल्ली किस में आएगा, अपना हाई कोर्ट है। लक्षद्वीप किस में आएगा, केरल हाई कोर्ट। पौंडीचेरी किस में आएगा, मद्रास हाई कोर्ट। जम्मू एंड कश्मीर किस में आएगा, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। और लद्दाख किस में आएगा, लद्दाख हाई कोर्ट। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिल्ली का स्पेशल स्टेटस का चर्चा है, तो आप इसको आसानी से पढ़ लेंगे, उतना कोई काम का नहीं है, बस एक बार आप उसको रीड कर लेंगे। जो लास्ट टॉपिक है दोस्तों वो है आपका शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 5th शेड्यूल के बारे में, 5वीं अनुसूची के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। तो अनुसूची क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र क्या होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो देखिए जो 5वां अनुसूची है दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड, शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड बातचीत यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो शेड्यूल्ड एरिया में को डिक्लेयर करने का क्राइटेरिया क्या है, कौन एरिया का अनुसूची घोषित करेंगे, तो वही करेंगे जहाँ पे ट्राइबल लोग का पॉपुलेशन बहुत ठीक ठाक हो, आर्थिक रूप से वो पिछड़े हों दोस्तों, है ना। तो 5th शेड्यूल एरिया में एक बनता है दोस्तों ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ट्राइबल एडवाइजरी सलाहकार और परिषद दोस्तों बनता है, ठीक है। तो ये सभी एरिया में बनेगा जहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया है, ठीक है। इसमें कम से कम 20 सदस्य होंगे दोस्तों, कम से कम कितने सदस्य होंगे, 20 सदस्य, और जिसमें से 75%, ठीक है, उनका जो प्रतिनिधि होगा दोस्तों वो राज्य के विधानसभा में होगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। कोई भी राज्य का कानून शेड्यूल्ड एरिया में लगेगा नहीं लगेगा, वो जो डिसाइड कौन करता है, राज्यपाल करता है, ये आपको ध्यान देना है। और शेड्यूल्ड एरिया बनाता है कौन है दोस्तों, राष्ट्रपति बनाता है, ठीक है। तो शेड्यूल्ड गवर्नर जो होता है, कोई भी देखेगा कोई भी कानून जो है राज्य का विधानसभा का, वो लगेगा शेड्यूल्ड एरिया में नहीं लगेगा, ठीक है। और उस कानून को वो रिपील भी कर सकता है, हटा भी सकता है, लेकिन किसके सलाह से, प्रेसिडेंट के सलाह से, ठीक है। और प्रेसिडेंट क्या करता है, सिर्फ किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया दोस्तों डिक्लेयर करता है, ठीक है। अभी जो है 10 राज्यों में 10 राज्य जो है 5वीं अनुसूची के अंदर में आते हैं, जैसा हम लोगों ने पहले भी दोस्तों देख लिया, ठीक। तो ये आपका 5th शेड्यूल के बारे में था दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे 6th शेड्यूल के बारे में, 6ठी अनुसूची के बारे में दोस्तों। तो 6ठी अनुसूची में कितने आते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय,
मिजोरम। याद रखिएगा जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनता है वो 5th शेड्यूल में बनता है। अब 6th शेड्यूल में मत मार दीजिएगा, ठीक है। 6th शेड्यूल में और दूसरा चीज़ बनता है, उसका नाम है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट मतलब स्वायत्त क्षेत्र बनता है और ऑटोनोमस जिला बनता है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा लोग क्षेत्र आता है 6th शेड्यूल में? असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम दोस्तों, ATMM, ठीक है। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनता है और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनता है दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ये आता है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दोस्तों बनाता कौन है? तो बनाता कौन है? गवर्नर बनाता है, ठीक है। गवर्नर जो होता है वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दोस्तों बना सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो एक बार अगर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ये सब बनता है तो केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का कानून जो है वो तब तक उस एरिया में नहीं लगेगा जब तक उनका कल्चर वल्चर से रिलेटेड वो सभी तरह से सहमत ना हो दोस्तों, ठीक है। ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसके पास कानून बनाने का भी दोस्तों अधिकार है, ठीक है। वो कानून भी बना सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है कंप्लीट हो गया हम लोग का लक्ष्मीकांता टोटल। इसका PDF दोस्तों मैं आज आपको जो है आज कितना तारीख हो गया? आज 9 तारीख हो गया, मतलब अभी रात के 1:12 हुआ है, ठीक है। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज रात को मतलब 9 तारीख को आपको रात के 9 बजे तक आपको इसका PDF दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। उसका टेंशन मत लीजिए। PDF में भी उसका थोड़ा सा मैं जो भी थोड़ा हल्का फुल्का एडिटिंग करना है वो कर ले रहा हूँ और उसके बाद इसको जो है आपको आज रात के 9 बजे तक, ठीक है, 9 तारीख को 9 बजे तक पॉलिटी का PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल कहाँ है? तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके दोस्तों पढ़ सकते हैं और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम लोग का इन्वायरमेंट का भी कुछ बाकी है और इकोनॉमी और पॉलिटी का जो MCQ मैंने बोला था वो भी कोशिश करूँगा दोस्तों कंप्लीट करने का, ठीक है, ठीक है। और इकोनॉमी का MCQ ऑलरेडी हम आपको दे दिए हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। पॉलिटी और हिस्ट्री का जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। और इकोनॉमी का जो इन्वायरमेंट का बचा हुआ चीज़ है उसको कर लेंगे। इकोनॉमी ऑलरेडी आपका जो काम का है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। खुश रहें, मस्त रहें और मेहनत करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।